मेरा नाम है गीता बुटोला और मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के दसुला कांडी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में रुद्रप्रयाग में रह रही हूँ और सीख रही हूँ इस खूबसूरत से सिस्टम को अपने ग्रेट गुरुओं के सानिध्य में, अपनी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में और अपनी प्यारी सी लाइफ लाइन को साथ लेते हुए। और यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुषमा बिष्ट दीदी जी का, जिन्होंने कि आज मुझे यहाँ पे मौका दिया है लीडर की कहानी उसकी जुबानी में मौका दिया है। तो सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगी अपने ग्रेट गुरु आदरणीय वशिष्ठ भैया जी को, जिनकी एजुकेशन में कि हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और प्रणाम करना चाहूंगी मैं अपनी ग्रेट गुरु ग्रेट अप्लायंस सुषमा बिष्ट दीदी जी को, जिनके सानिध्य में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और जो हम सभी महिलाओं के लिए मतलब एक प्रेरणा स्रोत है। और प्रणाम करना चाहूंगी मैं बीबी मैठानी भैया और मीनाक्षी मैठानी दीदी जी को, जो कि हम सभी की अपलाइन में आते हैं। और प्रणाम करना चाहूंगी मैं अपनी ग्रेट अपलाइन संतोषी रथोड़ी दीदी जी, प्रियंका रावत दीदी जी, गीता कुमार दीदी जी, शकुंतला नेगी दीदी जी, सरस्वती बुटोला दीदी जी है, संतोषी नेगी है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद करूंगी और प्रणाम करना चाहूंगी। और साथियों, जैसे कि यहाँ पे अभी लीडर की कहानी की बात चली, कहानी तो क्या कहूँ, अभी तो मतलब एक शुरुआत है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ पे कहानियां बनाने का मौका मिल रहा है और कहानियां बन रही हैं, है ना। तो इस सिस्टम में मुझे लाने वाली संतोषी है, संतोषी जो कि मेरी जेठानी की बेटी है और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो मैं संतोषी को बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी कि संतोषी मुझे एक ऐसे खूबसूरत से सिस्टम में लेके आई है। तो मेरी जो ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई थी, तो संतोषी लगभग शायद मेरे से 8 महीने पहले ज्वाइन हो चुकी थी। और संतोषी ने मुझे कहा था कि चाची मैं एक कंपनी में ज्वाइन हो रखी हूँ और वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं और तुम्हें भी इस कंपनी को ज्वाइन करना है। तो मैंने संतोषी को यही कहा था कि ठीक है, अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मैं ज्वाइन करूंगी। लेकिन ऐसे करते करते 8-9 महीने पहले से संतोषी मेरे पीछे लगी हुई थी। और जब भी उसकी कॉल आती तो वो कहती कि चाची कब ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं उसको यही बोलती कि करूंगी करूंगी, जरूर ज्वाइन करूंगी संतोषी। और सच में वो बहुत अच्छी है। कोई मतलब होता है ना, चाहे उसमें मैं ही हूँ, मैं अगर किसी के पीछे पड़ जाती हूँ तो जब तक ज्वाइन कराया नहीं तब तक छोड़ती नहीं हूँ। तो संतोषी मतलब ऐसी मतलब धैर्य से रहने वाली एक सीधी सादी मतलब लड़की है कि मुझे उस पर पूरा विश्वास था कि जहां भी ये मुझे ज्वाइन कराएगी तो सिस्टम तो अच्छा होगा ही। तो फिर संतोषी की कॉल आती है मार्च के महीने में कि चाची इस बार तो तुम्हें ज्वाइन करना ही है। तो मैंने कहा क्यों, इस बार तो पीछे ही पड़ गई कि इस बार तो करना ही करना है। ऐसा क्या है कि ये हमारा जो मार्च है और जो सितंबर है, ये मंथ हमारा इसमें मतलब बहुत ज्वाइनिंग आती है, टारगेट मंथ रहता है। तो तुम्हारी ज्वाइनिंग लग जाएगी तो तुम्हारे पीछे और भी ज्वाइनिंग आएंगी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपने जब बोल ही रखा है तो सबसे पहले मैं आपको ज्वाइन करा दूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने संतोषी को डॉक्यूमेंट दे दिए। और डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर मैं सोचने लगी कि अगर मेरा तो फिर अप्रैल में बच्चों के एडमिशन होंगे, नई ड्रेस नई किताबें। फिर मैंने डॉक्यूमेंट डिलीट मार दिए और संतोषी को कॉल कर दी कि संतोषी तुमने ज्वाइनिंग लगाई तो नहीं। तो संतोषी कह रही नहीं चाची, ज्वाइनिंग लगानी कहाँ से है, तुमने तो अपने डॉक्यूमेंट डिलीट मार दिए। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ कि तुमने ज्वाइनिंग लगाई नहीं। सच कह रही हूँ, अगर संतोषी की जगह मैं होती तो मैंने बोला था कि ना ना मैंने ज्वाइनिंग लगा दिया, बस अब ओटीपी आएगा। तो लेकिन वो बहुत अच्छी है मतलब। तो मैंने कहा चल ठीक है कि अच्छा हुआ तुमने ज्वाइनिंग लगाई नहीं। फिर थोड़ी देर बाद संतोषी की कॉल आई कि चाची एक नंबर से तुम्हें फोन आएगा, एक दीदी है हमारी, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, हम सभी को वही सिखा रही हैं और उनकी कॉल आएगी तो तुम उनसे जरूर बात करना। और उसने मुझे सुषमा दीदी का नंबर दे दिया कि इस नंबर को सेव कर लो अपने फोन में। तो मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा इसमें क्या लिखूं, किसका नंबर है ये, कि उसने दीदी का नाम बताया। तो मैंने गौर नहीं किया, मुझे तो ये था कि चलो बात ही तो करनी है। और मैंने उसमें आरसीएम करके दीदी का नंबर ज्वाइन कर ऐड कर दिया अपने फोन में। उसके बाद दीदी की कॉल आई मुझे, उस दिन नहीं आई, दूसरे दिन आई। मैं सोच ही रही थी कि मैंने कहा उसने कहा था कॉल आई। दीदी की जब कॉल आती है तो मैंने फोन उठा, मैंने आरसीएम से सेव कर रखा था। तो मैंने एकदम से फोन उठाया, मैंने कहा आप आरसीएम से बोल रही है। तो दीदी कह रही हुआ तुम्हें पता था कि मुझे आरसीएम से कॉल आने वाली। मैंने कहा हाँ, किसी ने मुझे बताया था कि चाची कॉल आएगी। तो मैंने कहा हाँ, तो कैसा है, मैंने कहा क्या है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो दीदी ने कहा कि सच में ये बहुत अच्छा सिस्टम है और
वो संतोषी एक बहुत अच्छी लड़की है और वो बार-बार बोलती है कि मेरी चाची ने ज्वाइन करना है, तुम उसके साथ में ज्वाइन हो जाओ और ये सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मैंने दीदी को वही मैंने कहा दीदी देखिए अ, मैंने कहा मैं ज्वाइन करने के लिए तो मैंने कहा मैंने करना ही है क्योंकि संतोषी मेरी बहुत अच्छी वो है दोस्त भी है और अपनी बेटी भी है हमारी वो। तो मैंने कहा ज्वाइन तो करना है लेकिन अभी दीदी ये है कि मेरे पास सामान भी पूरा पड़ा है, कैंटीन की सुविधा है। तो दीदी ने कहा कि भाई साहब आर्मी में है। मैंने कहा नहीं ये तो मैंने कहा आईटी सेक्टर वाले हैं, लेकिन मैंने कहा मेरे ससुर जी आर्मी में थे और मेरी सास का कार्ड है और अभी अप्रैल में मैंने कहा उनका भी वार्षिक श्राद्ध भी होना है। बच्चों की मैंने कहा नया एडमिशन होगा, कॉपी किताबें हैं, ड्रेसें हैं। तो दीदी ने यही बोला कि देखो ये तो और भी अच्छा मौका है कि आप कह रहे हैं कि मतलब हमारे वहां पे उस टाइम पे मतलब उनका ससुर जी का वार्षिक श्राद्ध है तो तुम तो और भी अच्छा कर सकती हो। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम यहाँ से 2000 का सामान ले लो। तो मैंने कहा नहीं दीदी, मैंने कहा सामान तो हम जैसा भी होगा मैंने कहा हमारे वहाँ गाँव से ही ले लेंगे। तो दीदी ने फिर कहा कि देखो जो तुम आर्मी की बात कर रही हो ना कि देखो मेरे पास अपना कैंटीन का कार्ड है, मेरे हस्बैंड ऑन ड्यूटी हैं और तुम्हारे पास तो तुम्हारी सास का कार्ड है और उसके बाद और सच में वो बात थोड़ा मुझे चुभी कि दीदी कह रही कि उसके बाद। मैंने कहा उसके बाद जैसे लोग खा रहे हैं हम भी मतलब कमा रहे हैं तो खा लेंगे। तो मैंने कहा उसके बाद की तो मैंने कहा बाद में देखी जाएगी कि क्या करना है कैसे करना है, लेकिन मैंने कहा अभी मुझे ज्वाइन नहीं करना। तो दीदी ने कहा कि जो तुम यहाँ पे आर्मी वालों के लिए फैसिलिटी की बात कर रही हो कैंटीन के कार्ड की, अगर सरकार आर्मी वालों के लिए इतना सोचती तो शायद उनका भविष्य और बेहतर होता। तो ये पॉइंट मेरे दिमाग में, मैंने कहा ये भविष्य की बातें कर रही हैं। और मैंने कहा आजकल लोग तो मतलब सरकारी नौकरी आर्मी वाले मतलब ये तो है, आर्मी वाले के पीछे तो ऐसे पड़े हुए हैं कि बहुत पैसा है, तो मैंने कहा ये ऐसा क्यों कर रही है उनके भविष्य को लेके। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं संतोषी से बात करूंगी, देखती हूँ। मैंने कहा कि करूंगी, मैंने कहा मैं ज्वाइन करूंगी। तो फिर मैंने संतोषी को कॉल किया और मैंने उसको डॉक्यूमेंट दे दिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तो ऐसा कर लगा दे, मैंने कहा आईडी। लेकिन मैंने कहा मेरी एक शर्त है, अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो उसके बाद ही मैं दूसरे महीने से सामान खरीदूंगी, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर नाराज मत होना कि यार चाची ने ज्वाइन किया और आगे मतलब सामान नहीं खरीद। तो उसने कहा इस चीज की तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, सामान बहुत अच्छा है। मैंने और मैं संतोषी को ऐसे ही कह रही कि देख सामान भी अच्छा है और तू कह रही पैसे भी आते हैं, ऐसा आज तक कहाँ हुआ कि सामान अच्छा हो और पैसे भी आए। उसने बोला ना यहाँ ऐसा ही होता है। तो मैं कह रही कि नहीं नहीं सामान अच्छा नहीं होगा, ऐसा तो मैंने देखा नहीं, अच्छे सामान की तो कीमत ही ज्यादा होती है, पैसा क्यों मिलेगा। तो उसने कहा एक बार तू ज्वाइन कर ले और उसके बाद तुझे पता चल जाएगा पैसा क्यों आता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने संतोषी को अपने डॉक्यूमेंट देके उसने मेरी ज्वाइनिंग लगाई। और सबसे पहले मेरी इस सिस्टम में जो बात हुई गीता पंवार दीदी से हुई, और मुझे सच में सुषमा दीदी का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। और फिर गीता पंवार दीदी से जब बात हुई तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी, मैंने कहा ये लोग तो बहुत अच्छे से बात भी कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी अपनी बहन है ये। तो मैंने सिस्टम ज्वाइन कर दिया और दीदी ने मुझे बताया कि अगर तुम्हें इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो तुम्हें जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, गीता दीदी ने बताया। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर दीदी ने मुझे समझाया कि कैसे कैसे करके। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जूम ऐप तो मैं डाउनलोड कर लूंगी। और मैं जब यहाँ मैंने जूम मीटिंग ज्वाइन की तो यहाँ पे उस टाइम पे ज्यादातर भैया की ही मीटिंग होती थी। तो मुझे भैया की बातों से और भी अच्छा लगा। मैंने कहा यार हम तो पहले मतलब ऐसा लगता था कि हमारे लिए मतलब कुछ है ही नहीं, बस ये चूल्हा चौका यही काम रह गया है। और मैंने कहा ये तो यहाँ पे मतलब जैसे उस दिन मैंने कहा वो दीदी कह रहे थे भविष्य को लेके बातें, फिर मैंने कहा भैया यहाँ पे कह रहे हैं इतना अच्छा, तो मैंने कहा मैं ये सिस्टम कर तो सकती हूँ। तो करना क्या है, इसमें घर का सामान यूज ही तो करना है और मीटिंग ही तो देखनी है, सीखना समझना ही तो है। तो मैं मतलब इस सिस्टम को सीखने लगी। मेरी अपलाइन में एक दीदी हैं सरस्वती बुटोला दीदी। तो दीदी ने मुझे कहा कि बहन देखो कि यहाँ पे तो हम यहाँ पे जब लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो सबसे ज्यादा माथा पच्ची होती है सिस्टम में मीटिंग के लिए। लोग मीटिंग में तो आते ही नहीं है, और मैं देख रही हूँ जब से तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन किया तुम हमेशा मीटिंग में हो। तो मैंने कहा दीदी मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे मीटिंग मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है मुझे सच में। मैंने कहा मुझे अब ऐसा लग रहा है, जिस दिन मीटिंग नहीं होती थी ना तो मैं परेशान हो जाती थी कि आज की शाम कैसे कटेगी। तो मैंने कहा मुझे मीटिंग बहुत अच्छी लग रही है, मुझे मेरी तो ऐसी आदत भी नहीं है कि जैसे होता है ना कोई कीर्तन मंडली वाले कोई सत्संग वाले, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे ये ऐसी आदत हो गई मीटिंग की कि मैं बिना मीटिंग के रह नहीं पाई। तो मैंने कहा मीटिंग ही दीदी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मीटिंग ज्वाइन करते रहो।
तो मीटिंग में सीखते सीखते ऐसे ही करके 1 महीना गया, 2 महीना गया, मार्च महीने में मेरी जॉइनिंग हुई थी। और उसके बाद धीरे-धीरे फिर मुझे गीता पंवार दीदी ने कहा कि सितंबर आने वाला था कि इस महीने तुम्हें बिगिनर की तैयारी करनी है। तो मैंने कहा ये क्या होता है बिगिनर की तैयारी? तो दीदी ने कहा कि इससे मतलब हमारा जो ये है काम करने का, जो हमारी फर्स्ट पिन होती है, वहां से तुम और अच्छा काम कर पाओगी। और सॉरी, एक बार मैं जरा अपनी फर्स्ट इनकम के बारे में बता दूं कि तीसरा महीना था और मेरी जो फर्स्ट जो इनकम आई थी तो वो 257 रुपए की थी। उससे तो मतलब मुझे फिर ऐसा हो गया कि सच में ये झूठ भी नहीं बोल रहे, पैसा भी आ रहा है। और जैसे ही मतलब मैंने फिर गीता कुमार दीदी को फोन किया, मैंने कहा दीदी ये मैंने कहा इसमें शो कर रहा है कि 257, मेरे अकाउंट में तो आए नहीं। दीदी ने कहा नहीं नहीं, अभी मतलब 2-3 दिन में आ जाएंगे। मैंने कहा आप झूठ तो नहीं बोल रहे? ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप का जैसे मैसेज आया और डिलीट हो गया? कि नहीं नहीं, ये आता है अकाउंट में। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा करूंगी मैं। तो देखूंगी मैं कि अगर पैसा आएगा तो मैं आगे भी। और फर्स्ट महीने में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 2,000 का सामान बहुत ज्यादा लग रहा है, जैसे पहले मेरा था कि यार ये करना है वो करना है, 2,000 रुपये। मुझे सामान इतना अच्छा लगा कि मैंने पहले महीने में ही 2,000 की ज्वाइनिंग के बाद 900 रुपये का सामान और लिया था। तो जो ये 257 रुपये आया था, तो मेरे पास 5 का लेबल होता है। जिन भी लोगों को देखो यहाँ पे पैसा पैसा सब करते हैं, लेकिन पैसे के लिए सीखना पड़ेगा, है ना। तो जो ये 257 है, 2,900 रुपये की खरीदारी पे 257 रुपया ये 5 के लेवल पे आया है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें, अगर पैसा चाहिए तो सिस्टम को सीखना पड़ेगा। तो वो 257 रुपये 7 तारीख की बात है, तो मेरे अकाउंट में जैसे ही आई तो मैंने कहा अब तो मुझे करना ही है। आज तक तो मेरे अकाउंट से पैसे जाते थे। मैं मतलब जैसे एटीएम का वो होता है, चार्ज होता है। तो मैंने कहा यार आज तक तो पैसे जा रहे थे, अब तो पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना मैं करूँ इस सिस्टम को। तो 257 रुपये आते ही मैंने मतलब लोगों को बताना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने लोगों को बताना शुरू किया तो वही जो सबके साथ में होता है, इतने तक कि मतलब रिश्तेदार कहने लग गए कि हमारे कान मत खा, 257 रुपये मैं तुम्हें देता हूँ, है ना। और सच में ये बात इतनी चुभी कि मैंने कहा देखो हम इनको इनके लिए कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, और ये हमें उल्टा कह रहे हैं कि 257 रुपये मैं तुम्हें देता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि बात 257 की नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखो आजकल मतलब हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी तो है ना। तो मैंने कहा मैं इसलिए कह रही थी कि आपको एक तो अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, और फिर मैंने कहा जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी का जो मकसद है स्वास्थ्य रक्षा है और नेटवर्किंग, है ना। हम नेटवर्क बनाएंगे तो मैंने कहा हो सकता है कि आपके थ्रू पैसा कोई ऐसा इंसान हमारे सिस्टम में आ जाए जिसको कि इसकी जरूरत हो। जैसे कि आज मुझे लग रही है, मैंने कहा पहले मुझे भी लगता था नहीं अच्छा खासा चल तो रहा है ना। तो मैंने कहा हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब आपके जानने में हो कि नहीं नहीं कि हम नहीं हम ऐसा काम नहीं करते हैं, और ये है कि मैं तुम्हें 257 रुपये देता हूँ। मैंने कहा आपके पैसे आपको मुबारक, कोई बात नहीं, बस ये है हमारा सिस्टम ऐसा है कि अपने रिश्तेदारों को अपने दोस्तों को सभी को बताना है। तो ऐसे मतलब वो बात इतनी चुभ गई कि मैंने कहा अब तो मुझे मतलब रुकना नहीं है। 257 क्या मतलब कई पैसे वाले भी होंगे, लेकिन मैंने सच में बताने में किसी को भी हिचकिचाई नहीं। अमीर है चाहे पैसे वाला है, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है किसी को यहाँ पे स्वास्थ्य से वो मिल जाएगा, बेनिफिट लगेगा किसी को मैंने कहा हो सकता है पैसे की जरूरत हो। और हमारे सिस्टम में तो सब किसी को अपने जान पहचान मान सम्मान कुछ भी है, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने सबको बताना शुरू किया। और ऐसे बताते बताते मतलब 2-4 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरी भी मतलब टीम बनने लग गई है। तो ऐसे बताते बताते फिर दीदी ने मुझे बिगनर के लिए कहा। जैसे ही मैंने बिगनर और अपने परिवार से मतलब रिश्तेदारों की जो आइडिया है लगभग हमने 10-12 तो लगा ही रखी हैं। और बिगनर के लिए जैसे ही मैंने कहा दीदी को मुझे क्या करना होगा, तो दीदी ने कहा कि आप ऐसा करो कि सुषमा जी से बात कर लो, और जो तुमने अपनी परिवार की आईडी लगा रखी है इनसे बात कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दीदी को बताया क्या करना है, तो दीदी ने मुझे वो बताया कि मतलब तुम्हें कैसे कैसे आगे करना है। ये गुरु मंत्र होते हैं कुछ जो मैं बता नहीं सकती। और फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू कर दिया कि देखो कि तुम ज्वाइन तो होगी, मीटिंग में भी नहीं आ रहे हो, और सामान भी मतलब कभी खरीद रहे कभी नहीं खरीद रहे, इस बार मेरा बिगनर का है और जरूर मतलब खरीदारी करना। तो उनमें से किसी ने की किसी ने नहीं की, और किसी ने कहा कि एक बार कह दिया दोबारा मत कहना कि खरीदारी करो। वो बात भी मुझे बहुत बुरी देखो,
यही चैलेंज हमें आगे बढ़ाते हैं, है ना? इन चीजों से अगर हम मतलब टूट गए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इनको स्वीकारो, है ना? और मैंने मैंने कहा यार देखो मतलब हम इनके भले के लिए इस सिस्टम में लाए, लेकिन वो नहीं समझेंगे जब तक कोई इस सिस्टम को दिल से नहीं अपनाएगा, जूम मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, अपलाइन के संपर्क में नहीं रहेगा, तो उसको तो ऐसा ही लगेगा कि ये अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे मतलब जैसे अगर मैं ज्वाइन नहीं करती तो मुझे भी मैंने कुछ टाइम बाद तक ही खरीदारी करनी थी, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अपनी जो भी आइडिया लगाते हैं सबको जूम मीटिंग तक लाओ। और मैं तो ऐसा ही करती हूँ और सभी लोग आते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि मैं मुझे आश्रम से इतना प्यार है, मैं बोलती हूँ छोड़ के चले जाओ लेकिन समस्या बताओ क्या है। तो वो बोलते हैं कि हमारे बस का नहीं है। मैंने कहा चलो तुम तो लूजर निकले, है ना? जिसके बस का नहीं है मतलब अच्छे प्रोडक्ट यूज करना किसके बस में नहीं है ना? आज तो मतलब अब धीरे धीरे होम डिलीवरी तक भी होने लगे है। धीरे धीरे आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसा नहीं है जहाँ पे नहीं हो रहा है, जैसा हम यहाँ पे हैं तो होगा धीरे धीरे, है ना? परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, तो क्यों नहीं होगा? तो मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलूंगी दोबारा। और मैंने ये बात जो मेरी अपनी बहन है यहाँ पे शशिकला, तो मैंने उसको भी नहीं बताया। मैंने कहा यार इसको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार ये लोग तो ऐसा बोल रहे। तो, तो फिर मेरा मतलब ऐसा हो गया था कि आधे महीने में ही बिगनर का ऐसा हो गया था कि बिगनर तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पे पीयूसी में उस टाइम सामान नहीं था। और मैंने कहा यार आज मैंने कहा थोड़ा भैया से मैं बात कर लेती हूँ। भैया के हमेशा सुबह जो मोटिवेशन के वो आते थे, मैंने कहा आज देखती हूँ, मैंने कहा मैं भैया को कॉल करके। और 22 तारीख की बात है, 22 सितंबर की। मैंने भैया को कॉल की और भैया से मतलब 5-7 मिनट की बात हुई। तो उसमें मतलब क्या बातें हुई ये तो मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन भैया का आशीर्वाद मिल गया। शाम को मैं मुझे पता भी नहीं था पीयूसी में सामान आ गया। और मेरी अपलाइन प्रियंका दीदी का कॉल आया कि बधाई हो तुम्हारा तो बिगनर होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा कैसे होगा, मैंने कहा यहाँ पे सामान ही, अरे आईडी चेक तो करो तुम्हारा बिगनर हो गया। तो सच में मैं इसलिए मानती हूँ कि मैंने कहा ये भी एक गुरु कृपा है। आज ही भैया से बात, और मैंने तो सोचा था कि महीने के लास्ट तक जाएगा, तो मैंने कहा आज ही मैं मतलब बिगनर चले गई। बिगनर का हुआ तो उसके बाद फिर मैंने तब बताया मैंने दीदी को। मैंने कहा पता है, मैंने कहा सुषमा दीदी ने मुझे बोला था कि ऐसा ऐसा करना है। और मैंने कहा मैंने सब लोगों को बोला था और उसने मुझे ये बोला। तो उसके बाद दीदी को भी मतलब उन चीजों से ऐसा हुआ कि नहीं यार, दीदी ने बोला नहीं सिस्टम बहुत अच्छा है, हम करेंगे। और उस टाइम तक फिर उसी महीने मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा तेरे पास ज्वाइनिंग कितनी है? और हमारे पास ज्वाइनिंग तो थी, हमने बोल ही रखा था, अपनी लिस्ट बना रखी थी ऐसे ज्वाइन करते करते। और फिर दीदी का भी उसी महीने बिगनर का हो गया। और मेरा स्टार्टर उसी महीने हो गया, लास्ट 29-30 को ऐसे हो गया था। तो उसी महीने दूसरी पिन भी जंप कर ली। और प्रियंका दीदी ने कहा कि तुम कैसे कर रहे हो ऐसा, कि मतलब मैंने कहा दीदी ये कमाल मैंने कहा आपका है, अपलाइनों का है और जूम मीटिंग का है। और आपका आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी बहुत अच्छा होगा। और ऐसे करते करते हो गया दोनों बहनों का, मेरा दीदी का बिगनर हो गया, मेरा स्टार्टर हो गया। और उसके बाद सितंबर में पिन निकली थी और अक्टूबर में प्रोग्राम था, शायद 9 को देहरादून में था और 10 को अगस्त मुनि में था। मैंने फिर सुषमा दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी आप आ रही होंगी? तो दीदी ने बोला पता अभी आज यहाँ प्रोग्राम था और कल मैं नहीं आ पाऊंगी, जैसे तुम हो ना अपने बच्चों के साथ में, मैं भी यहाँ पे मतलब बच्चों के साथ में हूँ, वहां पे भैया आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और उस टाइम तक मतलब और लोगों से उतना वो नहीं था। और यहाँ से रुद्रप्रयाग से हम अगस्त में 5-6 लोग गए थे। तो दीदी ने बोला कि भैया आ गए तो भैया से मिलना। तो लेकिन मैं मन से मतलब ऐसा था कि यार दीदी नहीं आ रही हैं। और सेमिनार में गई तो वहां पे भैया मिले। तो कहते हैं ना कि हमने आरसीएम बिजनेस कब ज्वाइन किया ये मायने नहीं रखता है ना? हम आरसीएम बिजनेस ने हमें कब ज्वाइन किया, हमारे अंदर आरसीएम कब आया। मुझे तो मतलब पहले से ही अच्छा लगता था, लेकिन उस दिन से जो मैंने अभी बीच में जो पॉइंट बताया कि कैसे मतलब लोग बोलते हैं, कैसे टांग खींचते हैं, तो थोड़ा ऐसा हो रहा था कि उस टाइम तो मैं खुल के मतलब स्टेटस वगैरह नहीं लगाती थी। वहां पे भैया मिले मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से मतलब उस दिन से मैंने ये सोचा अब तो मतलब छोड़ना ही नहीं है, आरसीएम को करना ही करना है। और अपने स्टेटस वगैरह में खुले लगाने लग गई। और वहां पे फिर जो हम 5-6 लोग गए थे तो मतलब सेमिनार में अंदर मुझे ऐसा लगता है कोई और गया था और बाहर कोई और आया है। मुझे मतलब इतना परिवर्तन होके मैं वहां से आई। और ये सारा जो वहां पे उस टाइम पे रिम्पी दीदी का सेलिब्रेशन था, सेलिब्रेशन वगैरह सब बाद में, लेकिन मैंने अपने आप से एक
वो कमिटमेंट पहले ही कर दिया था भैया से मिलके कि मुझे आरसीएम मतलब करना ही करना है। और उस दिन के बाद फिर मतलब पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर लोगों को बताने लगी। फिर लोगों का वही कि अरे हमने तो करके छोड़ दिया। मैंने कहा आपने छोड़ा क्या, खाना छोड़ दिया क्या, कि आप कह रहे हैं कि हमने करके छोड़ दिया? कि नहीं ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में बोलते हैं पैसे आते हैं, नहीं आते। मैंने कहा क्यों नहीं आते? मैंने कहा मेरे तो आ रहे हैं। कि हाँ देखते हैं। कि मैं कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अरे नहीं चलता है ये। मैंने कहा चलने के लिए कोई जादू नहीं है ये कि चलेगा, बस जादू हो रहा है। मैंने कहा करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब एक अच्छी खासी टीम, जिन लोगों को समझ में आया बहुत सारे ज्वाइन हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे मेरे साथ में जितने लोग ज्वाइन हुए हैं सभी लोग मतलब सिस्टम से कनेक्ट हैं, बने हुए हैं, अपनी खरीदारी कर रहे हैं और विश्वास सबको है कि एक ना एक दिन हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा। और जो मतलब एक दो जो निकले भी हैं तो वो बोल के गए हैं कि ना हमारे बस का नहीं है। तो मैंने तो यही कहा जिसके बस का नहीं है यहाँ पे, तो मैंने कहा टाइगर टीम है यहाँ पे, टाइगर चाहिए भाई, है ना। ऐसे गिदड़ नहीं चाहिए कि हमारे बस का नहीं है। तो फिर ऐसे करते करते लोगों को बताना शुरू किया। जो मेरे साथ में 5-5 ज्वाइनिंगों पे काम किया, जो मेरे साथ में जो कैंटीन का सामान लेने के लिए मेरे साथ आते थे, वो लोग मतलब आरसीएम की दुकान में सामान पे हाथ रखते ही मेरा हाथ खींचने लग जाते थे। तो पागल है ये, तो बहुत महंगा है। मैंने कहा क्या महंगा है? तो उनको मतलब जिसको 5 सॉरी, जिसको मतलब कैंटीन के 7 रुपए के जो मैदा होता है, जो मैगी खाने की आदत होगी, उसको तो मतलब 20 रुपए का जो हमारा आटा नूडल्स है वो महंगा लगेगा ही। लेकिन जो पहले से 25 रुपए का जो नूडल्स खाते हैं, उनको तो हमारा आरसीएम का नूडल्स सस्ता लगेगा ना। तो उनको ये समझ थी नहीं। समझाने की कोशिश की, समझने के लिए तैयार थे नहीं, बस उनका वही कि नहीं नहीं मीटिंग के लिए टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो मतलब ऐसे ही रोने वाले तो रोते ही रहते हैं, है ना। और सच में मैं इस सिस्टम को बहुत इंजॉय करके कर रही हूँ, है ना। अगर हम टेंशन लेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और अगर हम इंजॉय करेंगे तो कब मतलब पिन चेंज होती है, कब हम आगे बढ़े हैं, दिन रात का पता नहीं, बस सपने में आरसीएम, सुबह उठो आरसीएम, दिन भर आरसीएम, है ना। तो मतलब वो मेरा हाथ पकड़ने लगे कि नहीं ये नहीं ले जाना। और मैं ऐसा करती थी, एक बार उनको लेके जाती थी, वो कोई 200 पीवी, कोई 100 पीवी, कोई 50 पीवी, कोई ऐसे ऐसे करके, और मैं अपना लेवल मेंटेन करती थी। मुझे सिस्टम समझ में आ गया था। और उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन बाद जाती थी और अपना पूरा पीवी करके आती थी। और ऐसे करते करते पता ही नहीं चला कि कब मतलब इस सिस्टम में इतना अच्छा लगने लग गया कि अब तो मतलब इस सिस्टम के बिना हो ही नहीं सकता कि हम रह पाए। और सच में इस सिस्टम से पहले की मैं अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि हम सिर्फ चूल्हा चौका ही कर सकते हैं। क्योंकि शादी से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और वहां पे एक सपना बना था। होता है ना, हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही हमारी सोच बन जाती है। आज हम इस माहौल में तो हमारी सोच बहुत बड़ी बन गई है। तो मेरी एक सोच थी कि मुझे ये था कि यार मुझे मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है। और ठीक बीए लास्ट ईयर था मेरा और शादी हो गई। जिस टाइम पे मतलब कुछ करने का मौका मिलता है उस टाइम पे हमारा क्या होता है कि हम लड़कियों के साथ में चैलेंज ये है कि माँ बाप को ये रहता है कि इसकी शादी हो जाए, एक अच्छा लड़का मिल जाए, और बस। तो यहीं तक हमारा मतलब। और जब शादी होती है तो होता है अपने घर परिवार में सब इतने बिजी हो जाते हैं कि मतलब रहता ही नहीं है। और मैंने लगभग 2007 में मतलब एक सपना तो था कि कुछ करना है, मैंने बीएड निकाला भी था। लेकिन बच्चों को देखने के लिए मतलब कोई नहीं था। सास भी मतलब मैं अकेली हूँ परिवार से, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि देखो हम बच्चों को देखने वहां आएंगे और क्या हो रहा है बीएड करके, ऐसा वैसा कुछ, हमारे पास सब कुछ तो है, ऐसा वैसा करके। और सच में मैं जब कोई काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस तरीके से करना चाहिए कि मतलब किसी का दिल ना दुखे, है ना। तो मैंने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं। और मैंने कहा देखेंगे आगे। फिर बच्चे उस टाइम पे छोटे थे, बीएड निकालने के बाद भी कर नहीं पाई। तो ऐसा लग रहा था कि चलो हमारे लिए मतलब ये है कि देखते हैं बाद में कुछ कर लेंगे। करते 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 जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम पे किसी चीज की रहती भी नहीं है। और जब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए कोरोना के टाइम पे, जब मैंने देखा मतलब कि यार किस तरीके से मतलब लोग जूझ रहे हैं जिंदगियों से, किस तरीके से मतलब देखो अगर किसी का जो इनकम सोर्स है अगर वो आदमी नहीं रहेगा तो आगे क्या होगा। तो मुझे उस टाइम पे भी थोड़ा ये लगा कि यार हमें भी कुछ ना कुछ करना तो चाहिए। और इससे पहले मैं एक आरडी का काम करती थी। मतलब मुझे फालतू बैठना तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन काम वही कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, घर परिवार डिस्टर्ब ना हो। तो लेकिन उस काम में मुझे उतना मजा नहीं आया। मुझे मतलब थोड़ा बहुत ही मैंने उसमें काम किया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसमें कि यार
मैंने कहा ये काम मेरे लिए नहीं, क्यों, काम कुछ था ही नहीं। लोगों को बोला आईडी कर रही हूँ, पैसे जमा कर दो। गूगल पे पे एक दिन पैसे आए, एक दिन जमा किए, काम ही नहीं था, वही था मतलब अपना ही। तो फिर मैं धन्यवाद करूंगी संतोषी का, कि संतोषी ने मतलब मुझे एक ऐसा सिस्टम दिया है कि जिसमें हमारी सोच, पहले तो सिर्फ ये था कि कुछ करना था, लेकिन अब ये है कि करना के वो कैसे है, क्या है, मतलब तो यह है कि करना ही करना है। तो और जरूर होगा। अभी तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि कहानी अभी तो शुरुआत है, अभी तो मतलब शुरू हो रहा है। अ, सच में ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे कहानियां बन रही हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद जब मतलब मेरा बिगनर, स्टार्टर, ओपनर पता ही नहीं चला कि ये पिने कब निकली। लेकिन जो मैं आज की बात करूंगी तो आगे की जो सोच है हमारी, मैं तो ये कहती हूँ कि हमें परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए। और मेरे सभी अपलाइनों को पता है कि मैं परिवर्तन से बहुत घबराती थी। ये सीधा साधा रास्ता बना हुआ है जो बस उस पर चलना है, और थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया तो मैं बहुत कि नहीं मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मतलब दीदी और से अपलाइन के सामने कभी भी हो अपनी बातों को इस तरीके से रखो कि अपने को मतलब एक खुली किताब की तरह रखो, कि वो आपको समझ सके कि मतलब इसको क्या चैलेंज आ रहे हैं, ये क्यों मतलब ऐसा कह रहे हैं। तो दीदी और उन्हें फिर मतलब हर एक छोटी छोटी चीज पे समझाते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसा होगा। और सच में बहुत परिवर्तन से मैं पहले बहुत घबराती थी। देखो, परिवर्तन जो है, हमारी माँ और जब बातें करते हैं वो कहते हैं कि हम मतलब स्कूल अपने भाइयों के साथ में जब जाते थे भाग के छुप के, है ना, घर वाले बोलते थे कि नहीं बेटियों को पढ़ना नहीं है ना, तो कह रहे कि हम छुप के जाते तो घर आके हमें मार पड़ती थी कि तुम क्यों गए, लड़कों की होती है पढ़ाई, लड़कियों को तो पढ़ना नहीं है ना। और यहाँ पे देखो हमें कितना अच्छा मौका मिला है महिलाओं को आगे बढ़ने का। तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। उसके बाद पहले लड़के ही पढ़ते थे, उसके बाद धीरे धीरे लड़कियों को भी पढ़ाने का वो हुआ कि चलो भाई पढ़ना है। और जो हमारा सिस्टम है ना, सच में मैं कह रही हूँ कि जिसने आज इस सिस्टम को पकड़ नहीं लिया, हम जैसे अपने पहले वालों को बोलते हैं ना कि जब बिना पढ़ाई किए हुए इंसान फौज में भर्ती हो रहा था, जब 5 पास का टीचर बन रहा था, तो आप कहाँ थे। तो ऐसे ही एक दिन हमारे आने वाली पीढ़ी भी कहेगी कि जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां शुरुआत कर रही थी, क्योंकि इसके बाद देख लो मौका नहीं मिलेगा, है ना। अभी कोर्स होंगे, गाइडलाइन में आ गया है, एजुकेशन में आ गया है, तो अब तो आगे मतलब ये है कि आईडी अभी तो ये है सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर किसी की भी आईडी देखना, धीरे धीरे ऐसा होगा कि इसमें जो कोर्स करेंगे वही लोग ही आगे इसमें सिलेक्ट होंगे। तो मतलब मैं बात कर रही थी परिवर्तन की, और धीरे धीरे देखो हमारे टाइम तक ऐसा हुआ कि लड़की हो चाहे लड़का हो पढ़ना है, लेकिन एक सोच वही थी कि लड़के को कुछ करना है, और लड़की को ये था कि इसकी शादी हो जाए किसी अच्छे लड़के से। अभी कल ही की बात है, यहाँ पर भी एक दोस्ती है मेरी, तो वो ऐसा ही कर रहे थे यार चलो लड़की का तो यह है कि शादी कर लो। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब हम लड़की की फीस लड़के की फीस बराबर दे रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि चलो लड़की की तो हम शादी कर लेंगे, है ना। मैंने कहा हर एक को ऐसा होना चाहिए कि इसको आत्मनिर्भर बनना है। मैंने कहा वो लड़का भी तो इसी बेरोजगारी से ही जूझ रहा है ना, उसको भी तो दूसरे उसके सिर में मैंने कहा इतना बोझ क्यों रख रहे हो पहले से कि वो हमारी लड़की को भी पालेगा। हर किसी को ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो यहाँ पे मौका है सच में कहानियां बनाने का, आगे बढ़ने का, आत्मनिर्भर बनने का, है ना। तो माफी चाहूंगी अगर मेरी कोई बात किसी को थोड़ा भी मतलब ऐसा लगा हो कि मतलब, तो माफी चाहूंगी, क्योंकि मेरा थोड़ा बोलने का मतलब ऐसा ही है कि जो बोलना है खुला बोलना है ना। और इस सिस्टम में हमें क्या करना है, कैसे करना है, इस सब के लिए अपलाइन है। लेकिन क्यों करना है ये अपने आप सोचना पड़ेगा हमें। अपना अगर क्यों क्लियर हो गया, मैंने जैसे कहा ना कि मैं जब सेमिनार में गई तो उस दिन मेरा क्यों क्लियर हुआ कि मुझे क्यों करना चाहिए, है ना। तो अब ये हमें सब अपलाइन बता देते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, लेकिन अपना क्यों क्लियर जरूर करें कि मुझे क्यों करना है। और मुझे जहां तक मैं सभी लोगों से बात होती है तो हर एक इंसान मतलब पैसे के ज्यादा पैसे का है, तो पैसा पैसा अगर शुरू में होगा तो सच में पैसा नहीं आएगा। अभी कुछ दिन पहले सुषमा दीदी का जब बता रहे थे कि 1,98,000 का, तो दीदी ने देखो क्या कहा था कि अब तो पैसे की किसको है ना। पैसा तो मतलब अब ये है कि दिल से काम करेंगे तो पैसा आएगा। इस सिस्टम को दिल से सीखना है, दिल से करना है ना। तो पैसा मायने नहीं रखता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब हम ज्वाइन नहीं करते हमारे पास बहुत पैसा है, मैं कहती हूँ अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। लाख का खाक बनने में टाइम नहीं लगता है ना, कि हम कब मतलब अर्श से फर्श पे आ गए इस चीज का पता नहीं चलता है। तो
पैसा, अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर पैसा चाहिए, सबकी जरूरत है पैसा, लेकिन इसको, इस सिस्टम को दिल से करना पड़ेगा। यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग हमारी अपलाइन खुद लगाती हैं, और जो सच में दिल से काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो पैसा पैसा कर रहे हैं वो 1-2 महीने यहाँ से सामान लेके और पैसा नहीं आए। पैसा पहले नहीं आएगा, शुरुआत में पैसा नहीं आएगा। शुरुआत में मिलेगा आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आपको अच्छी संगत मिलेगी, और दिल से करेंगे तो पैसा भी आएगा, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, है ना। तो शायद मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बातों को मतलब अंत तक ले जाना चाहूंगी। एक कहानी है। एक राज्य में मतलब ऐसी कुछ प्रथा थी, जैसे कि हमारे आश्रम में 18 साल से ऊपर किसी की भी आईडी लगने वाली, तो वहां पे ऐसा था कि 18 साल से ऊपर कोई भी हो, किसी को भी राजा बना दिया जाता था। लेकिन वहां पे शर्त एक थी कि राजा 5 साल के लिए बनेगा, और 5 साल के बाद उस इंसान को, जो राजा है, उसको एक वीरान जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वो भूख से मरे, उसको जंगली जानवर खाएं, ये उसका अपना है ना। तो 5 साल के लिए जब कोई व्यक्ति राजा बनता है, वो 1-2 दिन तो उसको बड़ा दुख होता है कि अरे यार, 5 साल के बाद तो मैंने मतलब मेरी जीवन लीला समाप्त है। लेकिन जब एक आम इंसान जब राजमहल के जो ठाट बाट लेता है, तो वो भूल जाता है कि 5 साल बाद मेरे साथ क्या होगा। ऐसे करते करते उस राज्य की जो प्रथा है वो आगे बढ़ रही थी। तो एक बार एक थोड़ा उनसे हटके, थोड़ी अलग सोच का एक इंसान, तो उसको जब राजा बनाया गया, तो वो सबसे पहले उस जंगल में गया, वो जहाँ पे मतलब 5 साल बाद राजा को छोड़ा जाता था। उसने वहां पे देखा कि मतलब वीरान जंगल, घनघोर जंगल, और वहां पे जो पुराने राजा थे उनकी अस्थियां। तो वो डरा नहीं, वो वापस आया। वो राजा था, वो कुछ भी कर सकता था, और वो वहां से कुछ सैनिक लेके जंगल की ओर चले गया। और उसने सबसे पहले वहां पे वो जंगल के जो पेड़ थे वो कटवाने शुरू किए। धीरे धीरे वहां पे जो घना जंगल था समतल होने लग गया, और उसने वहां पे जो गरीब लोग थे उनके लिए घर बनवाए। और धीरे धीरे यहाँ पे राजा का जो 5 साल का कार्यकाल था वो समाप्त हुआ, और वहां पे राजा ने उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए घर बना दिए। जब राजा का यहाँ 5 साल पूरा हुआ, राजा को वहां छोड़ा गया, तो वहां पे तो अब एक अच्छा नगर बन चुका था। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने राजा को अपना राजा बना दिया हुआ, है ना। और मेरा इस कहानी को कहने का मतलब ये है कि जो भैया यहाँ पे कहते हैं ना कि हमें यहाँ पे 5 साल, 3 साल, 5 साल वो दो, वो हमें सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन करके नहीं रहना। अगर हमेशा के लिए राजा बनना है तो हमें सीखना पड़ेगा, है ना। और सीखना पड़ेगा, अपनी सोच को मजबूत बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और तभी हम मतलब हमेशा के लिए राजा बन सकते हैं। और अगर हमें मतलब कुछ नहीं करना है तो बस आश्रम ज्वाइन करके, मैं ये कहती हूँ कि अच्छे प्रोडक्ट ले आओ, और स्वास्थ्य रक्षा तो सबको मिल ही रही है। तो मेरी बातों को अगर मतलब किसी ने कोई अन्यथा ना लगे, अगर किसी को कोई बात सुनी हो तो माफी चाहूंगी। तो धन्यवाद रजनी भाभी, आपने मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका